मोस्ट वेलकम टू एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 10 के लिए होगी। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, हम लिखे हैं वास्तविक संख्याएं। ये मैथ्स की वीडियो है। आपके मैथ्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स है पहला चैप्टर आपका। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें वास्तविक संख्याओं के गुणों का अध्ययन करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो या दो से अधिक धन पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना जानना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसे आप मौसा कह लेते हैं। तो मौसा ज्ञात करना भी हम सीखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप कुछ और संख्याओं के बारे में पढ़े होंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पिछली कक्षाओं में ये आप पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं आती हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कह लेते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अवयवों के रूप में विद्यमान रहती हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को यदि Q से प्रदर्शित कर लिया जाए तो Q इज सबसेट ऑफ R होगा, सबसेट ऑफ R होगा। ये सबसेट क्या होता है भाई? ये सबसेट का चिन्ह है, सबसेट का प्रतीक है। अंग्रेजी में सबसेट कहते हैं, हिंदी में इसी को कहते हैं उपसमुच्चय। हिंदी में उपसमुच्चय कहा जाता है। उपसमुच्चय क्या होता है? तो जब तक आप समुच्चय को नहीं जानेंगे तो उपसमुच्चय को नहीं जान सकते। समुच्चय क्या होता है थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। समुच्चय के बारे में आगे आप अगली कक्षा में, इंटरमीडिएट में जब जाएंगे 11th में, समुच्चय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ हम समुच्चय की चर्चा करना चाहेंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। यानी समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का एक समूह होता है, एक संग्रह होता है। कैसा समूह? सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित समूह का मतलब ये होता है कि वस्तुओं का ऐसा समूह जिससे यह स्पष्ट हो कि अमुक वस्तु उस समूह में उपस्थित है या नहीं है। ऐसे समूह को सुपरिभाषित समूह कहते हैं। ठीक है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे हम लोगों का परिवार एक समुच्चय के भांति होता है, हम अपने परिवार के सदस्य होते हैं, उसी प्रकार समुच्चय भी एक परिवार जैसा होता है। समुच्चय में भी सदस्य होते हैं, अवयव होते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। A to Z किसी भी लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। उनके अवयवों को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। अवयव यानी सदस्यों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब सदस्य ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी के स्मॉल लेटर ही हों, संख्याएं भी हो सकती हैं, फलों के नाम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कह दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं का समूह,
तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होगा एक समुच्चय कहलाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करें तो उसके अवयवों को कैसे लिखा जाएगा, मझोले कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 डॉट 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 करके ऐसे लिख देंगे। तो ये n एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये इसके अवयव हैं, ये सदस्य हैं। तो R एक समुच्चय है, किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें अवयव कौन कौन होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी 1 2 4 -5, ये सब परिमेय संख्या ही तो हैं 1/2, और अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, करड़ी में 2 है, करड़ी में 3 है, ये अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हो जाएंगी। मतलब वास्तविक संख्याओं को अगर हम विभाजित कर दें, दो भागों में कर दें, तो ये परिमेय और अपरिमेय, मतलब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत वही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, दोनों ही तरह की संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याओं में अब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भिन्न होती हैं, भिन्न संख्याएं, वो भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। जितनी भी भिन्न होती हैं, 1/2 है, 2/5 है, 3/4 है, 5/7 है, जितनी भी भिन्न होती हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में अब आप जानते होंगे धन पूर्ण संख्याएं होती हैं, धन पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऋण पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, जिन्हें ऋण पूर्णांक के नाम से जानते हैं, ऋण पूर्ण संख्याएं। और एक पूर्ण संख्या और होती है इसमें, वो कौन होती है, शून्य। शून्य भी पूर्णांक में आता है, लेकिन ये न धन पूर्ण संख्या है न ऋण पूर्ण संख्या है, बस इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और आपको वास्तविक संख्या के बारे में बता दें, वास्तविक संख्याओं को दशमलव रूप में भी निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को भी दशमलव के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को भी दशमलव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दशमलव संख्याएं दो तरह की होती हैं, दशमलव संख्याएं भी दो तरह की होती हैं। एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होता है, कुछ परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण तो हमेशा अशांत ही होता है। अब ये शांत दशमलव क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। जैसे अगर आप किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं और भाग प्रक्रिया समाप्त हो जा रही है, तो जो दशमलव मिलेगा हमें भागफल में, जो भी दशमलव संख्या मिलेगी उसे हम शांत दशमलव कहेंगे। अब जैसे 5 में 2 की भाग दें, 2 दूनी 4, 2 बार भाग जाएगी, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 10। अब देखिए भाग प्रक्रिया खत्म हो गई, तो ये जो दशमलव निरूपण हुआ इसे हम शांत दशमलव कहेंगे। और अशांत दशमलव क्या होगा, जैसे अगर 1 में 3 की भाग देना हो, तो दशमलव बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिली के 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, ये बार बार आता रहेगा 3 3। भाग प्रक्रिया कहीं समाप्त ही नहीं होगी, तो इसे कहा जाता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव, अब इसको अगर लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पर बार लगा देंगे। यहाँ बार का मतलब 3 3 3 बार बार आ रहा है, मतलब 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में भी एक आवर्ती दशमलव संख्या होती है, आवर्ती दशमलव, और एक अनावर्ती दशमलव होता है। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव,
यदि अशांत दशमलव में आवर्ती दशमलव है तब वह परिमेय संख्या होगी। आवर्ती दशमलव का मतलब वही अंकों की पुनरावृत्ति जिसमें हो, जैसे ये है, ये आवर्ती दशमलव है। जैसे 0.35 लिख के बार लगा दे 3-5 पर, इसका मतलब 3-5 3-5 3-5 बार बार ही आ रहा है। भाग प्रक्रिया तो कहीं समाप्त होनी नहीं है, लेकिन 3-5 जो अंक हैं इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी मतलब ये बार बार आ रहे हैं, बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये आवर्ती दशमलव है। तो यदि अशांत दशमलव में यानी वास्तविक संख्या को अशांत दशमलव में भी निरूपित किया जाता है, अशांत दशमलव में यदि आवर्ती दशमलव है तब ये परिमेय संख्या होगी। और यदि अनावर्ती दशमलव है, अनावर्ती का मतलब जैसे ये हो जाएगा 0.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखिए अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे 01 आया है, 0 के बाद 001 है, फिर 0001 है, फिर 4 0 के बाद 1 आएगा। अर्थात ये निश्चित क्रम में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अंक बार बार नहीं आ रहे हैं, ये अनावर्ती दशमलव है। तो यदि अनावर्ती दशमलव है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हम आशा करते हैं कि वास्तविक संख्याओं के बारे में ये जानकारी आपको अवश्य समझ में आई होगी। अब आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसको जरा देखा जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये देखिए प्रमेयिका या दूसरे शब्द में प्रमेय भी कह लेते हैं। प्रमेयिका या प्रमेय क्या होते हैं? तो प्रमेयिका या प्रमेय पहले से सिद्ध किए हुए ये कथन होते हैं। प्रमेयिका पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। मतलब प्रमेयों के द्वारा अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? यदि दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों, मान लीजिए a तथा b, a तथा b कैसे पूर्णांक हैं? ये दो धन पूर्णांक हैं। तब हम q तथा r दो ऐसे धन पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, या जिनके लिए q तथा r दो ऐसे धन पूर्णांक विद्यमान होते हैं, दो ऐसी संख्याएं, और ये अद्वितीय संख्याएं होती हैं। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, ये एक ही होती हैं। तो q और r ये ऐसी दो अद्वितीय संख्याएं होती हैं जिनके लिए a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r होगा। जहां r जो है या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा ये छोटा होता है। इसका मतलब 0 या तो r के बराबर होगा या r से छोटा होगा, लेकिन r b से हमेशा छोटा होगा। यानी 0 इज स्मॉलर इक्वल r के और r इज स्मॉलर देन b के। 0 छोटा या बराबर होगा r से और r छोटा होगा b से। अब इसमें देखिए a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो a इसमें है भाज्य, a इसमें भाज्य है। b क्या है? b इसमें है भाजक, b इसमें भाजक है। और q क्या है इसमें? q इसमें है भागफल, q इसमें भागफल है। q क्या है इसमें? भागफल है। और r क्या है इसमें? r जो है ये शेषफल है, r शेषफल है। अर्थात a बराबर bq प्लस r क्या है? ये है भाज्य बराबर भाजक, b भाजक है, गुणे भागफल
और प्लस आर का मतलब शेषफल। शेषफल अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये छोटी कक्षाओं से ही आप जानते हैं इसके बारे में। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। छोटी कक्षाओं में जब आप भाग लगाते थे तो उत्तर की जांच कैसे करते थे आप? भाजक में भागफल का गुणा कर देते थे, जितना गुणनफल आता था उसमें शेषफल को जोड़ देते थे। अगर जोड़ने के बाद बीच वाले के बराबर यानी भाज्य के बराबर आ जाता था तो भाग आपकी सही होती थी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इस चीज़ से, इस परिणाम से आप पहले से ही परिचित हैं। तो इस परिणाम की जानकारी तो पहले से थी, लेकिन सबसे पहले इसका उल्लेख सबसे पहले एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया गया। एलिमेंट्स नामक पुस्तक में किया गया, इसका उल्लेख सबसे पहले मिला, जो यूक्लिड के द्वारा लिखित पुस्तक है। यूक्लिड के द्वारा लिखी पुस्तक एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया। इसका उल्लेख सबसे पहले इसमें मिला, इसीलिए इस प्रमेयिका को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की चर्चा हम कर लें थोड़ी सी। तो हम आशा करते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको अवश्य समझ में आ गई होगी। a बराबर बी क्यू प्लस आर। a भाज्य है, b आपका भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और कभी कभी शेषफल 0 भी मिलता है या 0 से बड़ा मिलता है। 0 कब मिलता है? जब भाग पूरी चली जाती है। जब आप भाग लगाते हैं तो शेषफल 0 मिलता है, जब भाग पूरी चली जाती है। अब भाग पूरी नहीं जाती है तो 0 से बड़ा शेषफल मिलता है, लेकिन हाँ वो भाजक से छोटा होता है। तो ये रही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की चर्चा कर लें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 या 2 से अधिक, तो पहले 2 पूर्णांकों की हम बात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धन पूर्णांकों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में मौस कह लेते हैं, जिसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम कैसे 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौस ज्ञात करते हैं, आइए उस प्रक्रिया को हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 पूर्णांकों का मौस यानी HCF हम कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे। कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे पूर्णांक, मान लीजिए 24 है और 80 है। 24 और 80 का हमें मौस ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है और 2 पूर्णांकों का HCF निकालने की, ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। तो आइए देखिए 24 और 80 का मौस हम कैसे ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब यहाँ थोड़ा सा बगल में हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप मौस कैसे निकालते हैं भाग विधि से। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आप भाग देते हैं ना, भाग देते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या से। जैसे यहाँ 24 से भाग दें तो 3 बार भाग जाएगी, 24 तियाँ 72। अब नीचे जो शेष बच गया ये 8। अब क्या करते हैं आगे, इस शेष को हम भाजक बना लेते हैं, शेष को भाजक बना लेते हैं और इस भाजक को अब भाज्य बना लेते हैं। यानी 24 में अब भाग देते हैं 8 से। अब भाग देंगे तो ये 3 बार भाग जाएगी, 8 त्रिके 24, ये पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 मिल जाएगा। जब भाग पूरी चली जाती है तो अंतिम भाजक जो होता है यही तो मौस होता है ना, अंतिम भाजक यही मौस होता है। तो 2 धन पूर्णांकों का मौस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करने का एक चरण हम पहले बता देना, इसके बाद इसको बताना है।
चरण में क्या है, जैसे मान लीजिए C और D दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तब इनके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम ये लिख सकते हैं C बराबर DB प्लस R, C बराबर DB प्लस R, या C बराबर DQ प्लस R, C बराबर DQ प्लस R, जहाँ C क्या है, C बड़ा पूर्णांक है, C इज ग्रेटर देन D है, C D से बड़ा है, तो बड़े पूर्णांक को भाज्य बनाते हैं, और ये छोटा पूर्णांक जो है भाजक है, ये Q भागफल है और R यहाँ शेषफल है। तो दो पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम ऐसे C और D के लिए ऐसे लिख रहे हैं, C और D के लिए Q और R हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ प्लस R मिले, हमें इस रूप में लिखा जा सके दोनों पूर्णांकों को, C और D को। अब यदि इसमें जहां R क्या है, R शेषफल है, R आपका शेषफल है जिसका मान 0 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, यानी 0 इज स्मॉलर इक्वल R, और R जो है छोटा है किससे, D से, R D से छोटा है। अब इसमें देखिए यदि R का मान 0 हो, यदि R का मान 0 हो अर्थात शेषफल 0 हो, तब आपका ये जो D है यही D और C दोनों का HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यही मसा हो जाएगा। अब यदि R 0 के बराबर नहीं है, R 0 के बराबर नहीं है, तो फिर आगे हम फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसी प्रकार लिखेंगे, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक R का मान 0 न हो जाए। तो जब R का मान 0 मिल जाएगा तो उस समय जो हमारा भाजक होगा यानी अंतिम भाजक होगा वही मस होगा। तो आइए हम दिखाना 24 और 80 का मस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करेंगे। 80 को हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। 80 को A बराबर BQ प्लस R होता है, तो इसमें A के स्थान पर हम 80 रखेंगे, 80 को भाज्य बनाएंगे, और B के स्थान पर ये दूसरा पूर्णांक हमारा 24 हो जाएगा, यानी 24 को भाजक बना लेंगे। अब 24 की भाग 80 में कितनी बार जाएगी, उतने से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 24 में कितने का गुणा करें कि गुणनफल या तो 80 हो जाए या नहीं तो 80 से कम रहे। तो इसमें कितने का गुणा करना होगा, 3 का गुणा करना होगा। A बराबर BQ प्लस R, ध्यान में रखना इसको हमेशा, ये A है ये B है, अब Q हमें लिखना है, B में Q का गुणा है, तो 24 में 3 का गुणा करेंगे, 24 यहाँ 72 होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे। अब 72 हो रहा है तो इसमें कितना प्लस करना होगा कि 80 हो जाए, इसमें प्लस 8 कर देंगे, तो 24 यहाँ 72 और 8 80 हो जाएगा। तो ये हम लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये हम लिखें। अभी ये देखिए R 0 नहीं मिला है, तो यही प्रक्रिया हम आगे अब करते रहेंगे। अब किसको भाज्य बनाएंगे, इसको 24 को, तो 24 को यहाँ लिखना होगा। भाजक किसको बनाएंगे, इस शेषफल को बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 24 को भाज्य बनाए थे, इस शेषफल को भाजक बनाए थे, तो अब यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब कितनी बार भाग जाएगी, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए, 3 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 8 3 24। तो प्लस कितना करना होगा, 0 करना होगा, अर्थात देखिए यही R है, यही शेषफल है, शेषफल 0 मिल गया। जब शेषफल 0 मिल गया तो यहीं हम रोक देंगे प्रक्रिया को। अब अंतिम भाजक कौन है, इसमें 8 है, यही आपका मस हो जाएगा, इसलिए मस आपका हो गया, यानी HCF आपका हो गया 8। 24 और 80 का मस कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम आशा करते हैं
कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब ये दो धनात्मक पूर्णांकों का मशक ज्ञात करना आप जान चुके होंगे। इसी प्रकार एक और अगर पूर्णांक होता, मान लीजिए 80 के बाद कुछ और होता, जैसे मान लीजिए 120 होता, तो अब हम क्या करते, अब 8 और 120 के लिए लिखते, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते 8 और 120 के लिए। तो 8 और 120 के लिए अगर करेंगे तो 120 बराबर 8, यहाँ लिखेंगे 8, गुणे कितना लिखना होगा, कितने का गुणा करेंगे 120, या तो पूरा हो जाए या तो 120 से कम ही रहे। तो 8 का गुणा कितने में करना होगा, यानी 8 में कितने से गुणा करें, 15 से यदि हम गुणा कर दे रहे हैं, 15 8 120 हो जाएगा, प्लस 0, यहाँ भी 0 मिल गया, प्रक्रिया स्टॉप कर देना, अंतिम भाजक फिर भी यही हुआ। यानी 24, 80 और 120 का भी HCF हमें ज्ञात करना हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, तो भी 8 ही मिलेगा हमें। तो हम आशा करते हैं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना जान चुके होंगे। बस आज की वीडियो बच्चों यहीं तक, अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।